अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और आज डिस्कस करने लगे हैं 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात कर दूँ। सॉरी फॉर बोरिंग यू फर्स्ट। मैं आई नो बोर करने लगा हूँ, लेकिन ये बातें बताना आपको ज़रूरी हैं। इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो स्किप कर जाते हैं। टीचर्स भी कहते हैं स्किप कर दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी कहना ठीक होगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जितनी भी बातें हैं कि किसी का ये कह देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आते, यार ये क्या क्वेश्चन है, इनको क्या करना करके, सारी सही हैं। इनको गलत कहना गलत होगा या इनको गलत कहना गलत होगा बातों को। क्यों? लिटरली ये पेपर में नहीं आते, तो फिर इनको बुक में रखा क्यों गया? हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं? मैं ये क्लास क्यों बना रहा हूँ? हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? स्टडी के लिए मैंने आपको दो बातें हमेशा से कही हैं, अभी भी वही कहूँगा। ज़रूरी नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए पढ़ें। अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जब भी किसी को स्टडी करवाता हूँ, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, कभी इस्लामियात भी टीच करने अगर लग जाऊँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अच्छे से समझें और उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करें। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, अच्छी बात है कि कभी भी कहीं भी कुछ पढ़ा हुआ इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं टूटा फूटा भी हो, चाहे रेत के ज़र्रे के बराबर या चाहे पहाड़ के बराबर, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाता है आपकी लाइफ में। तो इल्म हासिल करके, नॉलेज हासिल करके अगर यूज़ नहीं कर रहे तो इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसकी कहीं ज़रूरत पड़ गई और आपको वो नहीं आता तो ऐसी सिचुएशन में वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब बात करते हैं तो ये फिर बुक में क्यों है। देखें, सिर्फ एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपके आर्मी के कुछ लोग स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देंगे आर्मी में जाने के लिए, कुछ सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड होंगे। हम जैसे स्टूडेंट्स, कोई कहीं ना कहीं जाना चाहेगा, मतलब देयर आर ऑलरेडी सो मैनी फील्ड्स यू आर हैविंग, तो वो सारी ठीक हैं। ये कहना गलत होगा ये फील्ड नहीं ठीक, आपके लिए नहीं ठीक भाई, दूसरे के लिए ठीक है। जिसको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको वही करना चाहिए। शेक्सपियर ने एक कमाल की बात की थी। शेक्सपियर ने, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी काम ना करूँ तो मैं अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बनाऊँगा। तो उनसे पूछा गया तो काम तो आप तब भी करेंगे? कहते नहीं, मैं तो शौक़ पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो अपने शौक़ को प्रोफेशन बना रहा हूँ। तो जिस चीज़ का मुझे शौक़ है वही मेरा प्रोफेशन होगा, तो मैं ग्रो ज़रूर करूँगा, बिकॉज आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दैट। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। दूसरी बात, ये पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि आपके ऐसे एग्ज़ाम्स और ऐसे नॉलेज के लिए आपको पता हो कि हम नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, शायद आप मेरी बात पूरी तरह से समझ पा रहे होगे या नहीं पा रहे होगे, बस इतनी बात समझ लो। आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि कुछ नॉलेज जो होते हैं, नॉलेज डिस्कशंस में इंफॉर्मेशन जो होती है, ज़रूरी नहीं कि वो पेपर्स के लिए तैयार की जाए। नो, एग्ज़ाम्स क्रैक करना हमारी स्टडी का एक हिस्सा है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम्स क्रैक करवाना नहीं, आपको मैथमेटिशियन बनाना है, आपको एक लाइक स्टूडेंट बनाना है, कैपेबल बनाना है। तो लाइफ में हमें कामयाब होने के लिए लाइक आदमी बनना है, ना कि रट्टू पोपट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी फॉर बोरिंग यू, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट कुछ यूँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये जो डायग्राम्स आपको गिवन है 4 पार्ट्स में, रिप्रेजेंट्स फंक्शंस। उसने खुद बता दिया कि ये किसको शो कर रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये पूछ रहा है वो कि ये जो डायग्राम्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फंक्शंस को। तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी डायग्राम है जो फंक्शन है। उसने ये बोल दिया कि ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फंक्शंस को। हमने ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है। ओके, अभी मैं डिटेल में जाता हूँ, डोंट वरी। एंड ऑफ विच टाइप, और फिर ये भी बताना है कि कौन सा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रुक के मुझे फिर एक बात बतानी पड़ेगी। आई होप सो आपने रीसेंट क्लासेस दोनों देखी हैं, 2.6 की क्लास 0 एंड क्लास 1। अब आपको ये बेस्ट एग्जांपल है इस टाइम, मैं जो बात बार बार कहता रहता हूँ कि क्लासेस सारी देखा करो, प्लेलिस्ट को प्ले किया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 11th फुल बुक, उसको फॉलो करो, सारी क्लासेस जो आती जाएंगी उसमें ऐड होती जाएंगी। मैं रिपीट करता रहता हूँ। अब ये बेस्ट एग्जांपल क्यों है? क्यों? जिसने क्लास 0 और 1 नहीं देखी उसे प्रॉब्लम होगी आज की क्लास को समझने में, उसे काफ़ी बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि क्लास 0 और 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी ने मिस की है तो 11th फुल बुक की भी प्लेलिस्ट ऐड है, चाहे उसको फॉलो कर लो, लेकिन आपके लिए बेटर ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सेपरेट लिंक ऐड किए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 को ओपन करो, उसकी क्लास 0 और 1 देखो, फिर इस क्लास को देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, सबसे पहली बात कि हमें जो डायग्राम गिवन है, क्या वो एक फंक्शन और क्या वो एक फंक्शन नहीं है, और अगर वो एक फंक्शन है तो फिर कौन सा फंक्शन है। तो दो बातें बतानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम इसको एक फंक्शन का एक नाम दे देते हैं फंक्शन का, जिसमें 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी। तो अगर मैं इसके सबसे पहले एलिमेंट्स क्रिएट कर लूँ खुद से, मतलब जो सेट पेयर बनता है वो कैसे बनेंगे, 1 और ए, बिल्कुल सही। फिर 1 किसके साथ जा रहा है, बी के साथ, 1 और बी। ये सबके लिए नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी ये लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया दे सकूँ। उसके बाद 2 और सी, उसके बाद 3 और डी, या दैट्स इट। ये हमारे पेयर्स बन गए इसके एलिमेंट्स के। अब हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन और क्या ये फंक्शन नहीं है।
तो आई होप कि आपको याद होगा कि हमने दो शर्तें पढ़ी थी कि कोई भी दो सेट तब एक फंक्शन होते हैं जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहली शर्त ये है कि डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डोमेन ऑफ ए जो है, मेरी बात को गौर से सुनना, सॉरी डोमेन ऑफ फंक्शन कह लेते हैं ताकि वो ए के इक्वल आ जाए। इस तरह कर लेते हैं कि डोमेन ऑफ इस फंक्शन की जो डोमेन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो आपने ये चेक करनी है। दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि आपके जो फंक्शन वैल्यूज़ आएंगी फंक्शन के अंदर, उसके अंदर जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, सेट एलिमेंट्स ऑफ ए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मैं रिपीट को नोट इक्वल कर देता हूँ, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब इस पूरी रामलीला का मतलब क्या है? ये जो गुत्थी कहानी मैंने सुनाई इसका मतलब क्या है? तो उसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। शुरू करते हैं। ये ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो ज़रा देखते हैं क्या ये ए के इक्वल आता है। पहली शर्त, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन की फर्स्ट एलिमेंट्स को लिखो। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 1। अब 1 रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा आएगा, फिर क्या आ गया 2 और फिर क्या आ गया 3। ऑलराइट, तो ये 1 2 3 पहली कंडीशन तो जी सच्ची हो गई, टिक हो गया। क्या पहली कंडीशन में क्या लिखा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? ए के इक्वल होनी चाहिए। तो ए के इक्वल आ रही है ना, 1 2 3 ए के इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन तो भैया ट्रू हो गई, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है कि एफ के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट एलिमेंट्स ऑफ ए, तो जो फंक्शन के अंदर जो सेट एलिमेंट्स ऑफ ए हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं, इधर देखना है, किसके अंदर देखना है? फंक्शन में। अब ए में नहीं देखिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ लेकिन घुमाना नहीं चाह रहा हूँ, अब ये है ही ऐसा, दोबारा से रिपीट करता हूँ। सेट एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के जो एलिमेंट्स हैं किसके अंदर? फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जरा देखते हैं क्या वो रिपीट हो रहे हैं या 1a 1b, तो भैया जी 1 तो रिपीट हो गया, 1a के साथ भी आ रहा है, 1b के साथ भी आ रहा है। तो क्योंकि ये वाली जो शर्त है ये पूरी नहीं हुई, तो क्या ये फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हम लिख देंगे नॉट अ फंक्शन, दैट्स इट, बस इतना काम था। तो ये MCQ भी बन के आ सकता है ना, या वो पूछ सकता है कि इस तरह से डायग्राम बना के दे दे और नीचे 4 ऑप्शंस दी हों, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नन ऑफ अबव, ठीक है। तो MCQs भी बन सकते हैं। तो खेला तो जा सकता है इसके साथ, बाकी डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। नाउ गो टू द पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। 2 की पहले बात कर लेते हैं सिंपल वे में, बड़ा ही आसान सा है, क्लास 0 और 1 फिर बात आगे डिस्कस करने वाली आपको आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हमने देखा कि ऑफ कोर्स ये जो हमारी डोमेन बनेगी, अगर मैं इसके फिर से पेयर्स क्रिएट करूँ तो वो A1 B3 C5, तो जो सेट डोमेन बनेगी उसकी डोमेन अगर मैं निकालूंगा पूरे फंक्शन की तो वो सेट ए के इक्वल बनेगी। तो ये तो पहली शर्त तो कंप्लीट होगी, दूसरी शर्त भी कंप्लीट होगी, ये रिपीट नहीं होगा, A1 B3 C5। तो जहाँ पे ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो हमें ये तो पता चल गया इट्स अ फंक्शन, जी ठीक है, इट्स अ फंक्शन। अब हमें ये बताना है ये कौन सी टाइप का फंक्शन है गाइज। पहली चीज़ पूरी हो गई, ये उसने पूछा था क्या बताओ ये फंक्शन है और फिर बताओ किस टाइप के फंक्शन है। तो पार्ट 1 मैं इसको कह रहा हूँ, यानी प्रोसेस 1, और प्रोसेस 2 इसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस 1 इट्स अ फंक्शन, ये तो कंफर्म हो। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो कौन सा फंक्शन है ये बताने की जरूरत ही नहीं। अब ये कौन सा फंक्शन है तो इसमें शर्तें पूरी करने की बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम एक ऐसे सेट की बात करने लगे हैं, यानी मैं ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता था जिसमें हम जब पेयर निकालते थे तो जो हमारा रेंज निकलती थी, यानी अगर इसकी आप रेंज निकालोगे, यार इसको लिख ही लेते हैं ताकि आपके लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाए। A1, उसके बाद आ गया B3, उसके बाद आ गया C5। ओके, तो रेंज निकाल लेते हैं क्योंकि डोमेन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालूँ वो निकलेगी 1, 3 एंड 5। तो ऑन टू की शर्त ये थी कि जो रेंज आएगी वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए सेट B के। तो ये तो शर्त पूरी हो गई, क्योंकि अगर ये सबसेट होता तो ये इनटू फंक्शन होता। आई होप आपको याद होगा, अगर नहीं तो क्लासेस देखो। तो पहली शर्त हो गई, रेंज पूरी होगी, तो ये ऑन टू तो हो गया। ओके, अब एक और हमने फंक्शन पढ़ा था, वो था 1 1, ठीक है, यानी कि ऑन टू प्लस 1 1। 1 1 में क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट के लिए हर एक अलग एलिमेंट होना चाहिए। ए के लिए 1 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए 5 है। तो ये ऑन टू भी हुआ और 1 1 भी हुआ। तो जो फंक्शन दोनों होते हैं, यानी ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, 1 1 मतलब इंजेक्टिव,
जो दोनों होते हैं वो कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। या आई होप आपको याद होगा, किसी को भी अगर क्लास नहीं याद तो क्लास 0 और 1 ज़रूर देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। सेम स्टोरी, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सारे सिनेरियोज कंप्लीट हो रहे हैं। देखो कैसे, ऑफ कोर्स अगर मैं इसका डोमेन निकाल लूँ तो डोमेन जो निकलेगी वो सेट ए के इक्वल निकलेगी, ठीक है, एलिमेंट सारे के सारे 1 2 3। फिर वो रिपीट होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक एक के साथ आ रहा है। अब शर्तें दोबारा से हैं। ऑन टू साहब क्या फरमाते हैं, ऑन टू साहब ये फरमाते हैं कि जो आपकी रेंज होगी तो इसकी रेंज निकालो, क्या निकलेगी, ABC। वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली सेट B के इक्वल है। तो ये ऑन टू हुआ ना, और 1 1 हर एक एलिमेंट के लिए अलग एलिमेंट, 1A 2B 3C। तो ये ऑन टू भी हुआ और ये 1 1 भी हुआ, यानी ये सरजेक्टिव भी हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इंजेक्टिव भी हुआ। ये दूसरा नाम है ना इनका। या तो जो चीज़ दोनों को क्रिएट करती है वो क्या होती है, बाइजेक्टिव। तो पहला आंसर ये था कि ये फंक्शन है, ये मैं रफ इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप समझ गए हो, ठीक है, यही लिखना था उधर, इट्स अ फंक्शन एंड इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। पार्ट नंबर 4 ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, या मुझे मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि इसमें मुझे समझाना पड़ेगा ये सेट A है, ये सेट B है। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, लेकिन मैं थोड़ा सा राज रखता हूँ, मिस्ट्री बनाता हूँ, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। यार सेट F के पहले एलिमेंट्स लिखो, यानी कि LX, उसके बाद MX, उसके बाद NZ। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले सोचा होगा यार ये फंक्शन नहीं है, तो मैं आपको एक ट्विस्ट बता दूँ, ये फंक्शन है। क्यों, ज़रा मैं आपको डिटेल में जाके बताऊँगा। कि पहली बात तो ये कि अगर आप ये पूछना चाह रहे हो या पूछने लगे हो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैं टिक कर देता हूँ, जी हाँ इट्स अ फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है, यही तो गेम है, इसी का तो मज़ा आने लगा। ओके, तो डोमेन, क्योंकि अगर आप इसकी डोमेन निकालते हो, डोमेन ऑफ F, तो गाइस क्या निकलेगी, L M और N। तो डोमेन जो है वो एग्जैक्टली सेट A के इक्वल है, सेट A के इक्वल है। तो पहली शर्त तो कंप्लीट होगी। दूसरी शर्त, क्या ये रिपीट कर रहा है L M N, नो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा सेट A का, तो पहली शर्त तो कंप्लीट होगी, इट्स अ फंक्शन। अब ये डिबेट बनती है, डिस्कशन बनती है कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के अंदर तो ये है कि जो B के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, B के एलिमेंट्स हैं, क्या है हमारे पास, सेट B के एलिमेंट्स हैं X Y Z, ये एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए किसके, ये एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए रेंज ऑफ F के। तो रेंज ऑफ F निकाल के देख लेते हैं। मुझे पता है मैं रफ काम कर रहा हूँ और काफ़ी डर्टी अगली हो रहा है, लेकिन इट्स ओके। रेंज क्या बनेगी, X रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, Z। तो गाइज ये तो इक्वल ना हुए, अगर आप देखो तो रेंज जो आई इसकी जो रेंज हमने निकाली वो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आई है, इसके B के इक्वल तो नहीं आई। तो फिर ये कौन सा सेट बना, आई होप आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा है। चलो ऑन टू तो गया, अब किसकी बात करते हैं, 1 1 की, यानी सब्जेक्टिव हो गया, ये तो नहीं बनता, तो 1 1 बनता है। क्या सबके लिए अलग अलग है, L के लिए भी X है, M के लिए भी X है, और N के लिए Z है, तो सबके लिए अलग अलग भी नहीं। तो गाइज ये ना ही ऑन टू है, ना ही 1 1 है, ना सब्जेक्टिव ना इंजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बचा क्या, पता चल गया, आई होप आपको पता चल गया। यार ये इनटू फंक्शन है, या पार्ट नंबर 2 का आंसर है इनटू फंक्शन, क्योंकि इनटू फंक्शन की जो शर्त है वो बहुत सिंपल है। बस इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि वो ये कहता है कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या, रेंज जो निकले वो सबसेट होना चाहिए किसका, B का। रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ सेट B। तो रेंज क्या निकली, XZ। तो XZ जो है वो सबसेट किसका है, सेट B का, यानी X Y और Z का। अगर आप इस पोर्शन को देखो तो मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो रेंज है वो निकली है X और Z, तो वो सबसेट किसका बनती है, इस पूरे सेट का, इसी में से निकले ना ये दोनों। तो इस कंडीशन को अगर हम सच समझें तो ये फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन। खैर जिन्हें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है उनका सिर्फ एक ही कसूर है कि वो प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करते, वो वीडियोस को ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो को लिख के सर्च करके ओपन कर लेते हैं। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सिर्फ सर्च किया करो सैयद बख्ता टीचर,
मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर जाओ, प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाओ। मैंने आपके लिए सेक्शन बनाए हुए हैं यार, इसीलिए ताकि आपको इजी हो। हर एक एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, क्यों? ताकि आपको ग्रैब करने में, ढूंढने में आसानी हो। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, सारी एक्सरसाइजेस 9.4 से शुरुआत होती है इस पूरे कोर्स की। पहले 9.4, फिर 9.1, 2, 3 एंड सो ऑन, चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14 और फिर चैप्टर 1 और 2, और जहाँ जहाँ हम जाते जाएंगे साथ साथ एक्सरसाइज आती जाएंगी। और अगर कोई सीक्वेंस में यूज़ करना चाहता है सारे लेक्चर्स कि सर एक ही प्लेलिस्ट में बताएं, तो 11th फुल बुक, ये भी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसे क्लिक करो और सारे लेक्चर फर्स्ट ईयर के सीक्वेंस में उसमें आपको मिलेंगे। मैं सेटिंग करता रहता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। एंड आई होप आई हेल्प यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।